हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। और आज हम जीके के 20 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न हैं। और ये हमारा जो मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये किन किन एग्ज़ामों के लिए। पहली बात तो ये है, ये एसएससी हमारा सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, और जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाले उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है तो कि फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है। फिजिक्स की अगर बात करें, फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन को। अगर इसी में पूछ दिया, अगर इसमें केवल पूछा है कि फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है, अगर इसी में ये पूछ दिया कि भारत का फिजिक्स का जनक किसे, भारत में जो पूछ दिया जाए कि भारत में जो है फिजिक्स का जनक कौन है, भारत की अगर बात करें, तो इसका जो राइट आंसर होगा सीवी रमन होगा। इसका राइट आंसर सीवी रमन होगा अगर भारत में फिजिक्स का जनक की बात करेंगे तो। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। ठीक है, भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, वीमेन यूनिवर्सिटी जो है, वो कहाँ स्थापित हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के अगर प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, है कि कर मत दो, यह किसका नारा है। कर, कर का मतलब होता है टैक्स, टैक्स मत दो यानी कर मत दो, ये किसका नारा है, तो ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह नारा है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है। सबसे बड़े अगर मीठे पानी की झील की बात करें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बुलर झील। ठीक है, अगर देवताल झील की बात करें तो देवताल झील हमारा कहाँ का झील है, ये उत्तराखंड का। मालाताल भी उत्तराखंड का। जिस शब्द के अंत में मतलब ताल शब्द आए वह उत्तराखंड का झील है। ठीक है, जैसे हमारा हो गया खुरपा ताल हो गया, सात ताल हो गया, नैनीताल हो गया, और एक है माला ताल, राकस ताल ऐसे कुछ है। ये जो सभी ताल में आते हैं, ये सभी कहाँ की है, ये सभी उत्तराखंड की झीलें हैं। ठीक है, उत्तराखंड की है। इसमें अगर बात करें कि लोकटक कहाँ का झील है, ये वाला सी वाला लोकटक की अगर बात करें तो ये हमारा मणिपुर का झील है, ये हमारा मणिपुर का झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नागिन झील किस राज्य में स्थित है। अगर नागिन झील की बात करें तो वह हमारा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर विटामिन डी की कमी से रोग होने वाली बात करें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिक्टेस। विटामिन डी की कमी से जो होता है रोग, वो होता है रिक्टेस। अगर विटामिन डी अगर ये पूछ दिया जाए कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का, जिसे हमारे 6 प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। ठीक है, अब विटामिन होता क्या है, यह एक प्रकार का एक कार्बनिक यौगिक होता है जिससे हमें कोई भी कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, लेकिन हमारे ये शरीर में विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, विटामिन की बात करें तो अगर इसी में बात करें कि विटामिन जो रतौंधी रोग है, ये पहला वाला, ये किसकी कमी से होता है, तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम की अगर बात करें तो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, और इससे होने वाले रोग रतौंधी। ठीक है, अगर स्कर्वी की बात करें तो स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होता है रोग स्कर्वी। अगर विटामिन सी की रासायनिक नाम बात करें तो इसका होगा स्कारबिक एसिड, स्कारबिक अम्ल। ठीक, अब बेरी बेरी की बात करें तो ये जो हमारा बेरी बेरी है, ये विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अब विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, थायमीन। ठीक है, और इसका आपको बता दिया कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये सभी हमने आपको विटामिन इसी टॉपिक में बता दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक टॉपिक इसमें होता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा वसा में घुलनशील है। क्या होता है, रुकिए, ए बी
सी, डी, ई, के, ये 6 विटामिन होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा बी और सी है ये हमारा जल में घुलनशील है, और इसके अलावा जो 4 हैं ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला देखिए क्वेश्चन ये है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। बी और सी ये जो है जल में घुलनशील है, और इसके अलावा 4 जो हैं ए, डी, ई, के, वो वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाला अनाज कौन सा था? जो आदि मानव थे पहले, वो कौन सा अनाज प्रयोग किए थे सबसे पहले? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जौ। जौ का सबसे पहले वो प्रयोग किए थे। ठीक है, राख का टीला किस जगह से मिला था? ठीक है, अगर राख के टीले की बात करें तो किस जगह से मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संगन। वहाँ पे होगा संगड़ लिखा गया है, संगन कल्लू। और संगन कल्लू जो जगह है वो कहाँ का है? यह है कर्नाटका का। ठीक है, कर्नाटक का, ये कर्नाटक का जगह है, समझ जाइएगा। और अगर मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ में क्या हुआ था कि जो कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला था, जो खेती होती है, कृषि का जो प्रथम साक्ष्य है वो कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से। ठीक है, अब मेहरगढ़ कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में। ठीक है, और अगर बुर्ज होम की बात करें तो बुर्ज होम हमारा क्या है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और वहाँ पे क्या मिला था? पालतू पशु और उसके साथ मानव। मतलब पहले क्या होता था कि जब कोई मनुष्य मरता था तो उसके साथ उसके पालतू पशु को भी दफना दिया जाता था, और ये कहाँ मिला था? बुर्ज होम में मिला था। ठीक है, और अगर अगर ये पूछ दे कि ये जो तीनों स्थल हैं, इन स्थलों की बात करें, आपसे हम पूछेंगे कि ये मदाहा ये कहाँ का स्थल है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगर इन तीनों की बात करें तो ये किस काल में है? ये है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में किन की खोज हुई थी? पहिए की खोज, कृषि की खोज, और अस्थाई निवास। अस्थाई निवास का मतलब जैसे हमारा एक पर्टिकुलर एक घर है कि हम इसी घर में रहते हैं, तो उनका उस समय कोई अस्थाई निवास नहीं था। वो कहीं भी मतलब टेंट लगा के, एक तरह से टेंट बोलते हैं जिससे, कहीं पे रहते थे। लेकिन नवपाषाण काल में क्या हुआ कि उन्होंने अपना एक अस्थाई निवास बना लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहिए की खोज किस काल में हुई थी? तो पहिए की अगर खोज की बात करें तो हुई थी हमारा नवपाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो हाइड स्पीच की अगर युद्ध की बात करें तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 326 BC में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, यहाँ पे रुकिए थोड़ा। हाँ, ये जो, हाँ सही है, हार्ड स्पीच का युद्ध 326 में हुआ था, और ये नहीं पता किसके बीच हुआ था। ये हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। ठीक है, हार्ड स्पीच का युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। अगला, और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी के युद्ध की अगर बात करें तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 1576 ईस्वी में। ठीक है, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और किनके बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ठीक है, अगर 1757 की अगर बात करें तो ये प्लासी का युद्ध, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, और अगर 1565 की बात करें तो ये 1565 किनके बीच हुआ था? ये 1565 का युद्ध हुआ था तालीकोटा। तालीकोटा या इसे बनहट्टी का युद्ध भी कहते हैं, ये हुआ था। ठीक है, 1565 में, सॉरी 1500 इस पे टिक लगा, 1565 की बात करें। ठीक है, और अगर 1764 का बात करें तो ये हुआ था बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो अगर चौसे के युद्ध की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, और किनके बीच हुआ था अगर ये पूछ दिया जाए कि चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो ये हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है, अगर 1540 की बात करें तो 1540 का युद्ध किनके बीच हुआ था? ये हुआ था बिलग्राम, या इसको कनौज का भी युद्ध कहते हैं। ठीक है, और किसके बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था।
अगर 1191 की बात करें तो ये हुआ था किनके बीच, मोहम्मद गौरी और चौहान के, जिनको किनका युद्ध, तराइन शायद कहते हैं, तराइन ने, हाँ तराइन के युद्ध कहते हैं। और 1192 की भी आप बात करें तो इन्हीं के बीच हुआ था। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध मतलब लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, अब जैसे यहाँ पे दिया तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, आपको ऊपर ही बता दिया 1565 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला, भारत का संसद का संविधान जो संसदीय प्रणाली है वो किस प्रणाली से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश प्रणाली से लिया गया। ठीक है। अब भारत की संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में मिलता है, तो 79 यानी 79, 79 आर्टिकल में। ठीक है। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं तो उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति जो करते हैं वहाँ पे लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, अगर राज्यसभा का बात करें तो इसका अनुच्छेद 80 में मिलता है। और अगर 81 की बात करें तो 81 में किसका मिलता है, 81 में मिलता है हमारा लोकसभा का। ठीक है, 81 में मिलता है लोकसभा का। 79 की बात करें तो ये हमारा भारत के संसद का अनुच्छेद मिलता है कि भारत का जो संसद है किस आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है, तो इसका 79 हो जाएगा। अगला, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो अगर राज्यसभा की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30 साल। अगर यहीं पे पूछ देता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, अगर लोकसभा का पूछता तो यहाँ पे 25 वर्ष लगा देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऐसे कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संसद के सत्र में भाग ही नहीं लिया, तो कौन थे वो, चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। और जाते जाते आपसे एक प्रश्न मैं भी पूछ लेता हूँ, आप इसका जवाब कमेंट करिएगा कि चंदावर की लड़ाई कब हुई थी, चंदावर की लड़ाई कब हुई थी। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।